इस कार्यक्रम में सम्मानित अध्यक्ष श्रीमती अरुणा जी, मंच पर विराजमान भारत के प्रतिरक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, श्री राधा मोहन सिंह जी, जो पूर्वी चंपारण से चलकर हम लोगों के बीच यहाँ पहुंचे हैं, माननीय विधान पार्षद श्रीमती निवेदिता सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण और आप सब लोग जो इस चिलचिलाती धूप में श्री राजनाथ सिंह जी को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हुए हैं। सम्मानित अभिभावकगण, भाइयों और नौजवान मित्रों, सबसे पहले मैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी का इतनी गर्मी, भीषण गर्मी, कल 47 डिग्री टेम्परेचर था, आज भी लगभग उसी के आसपास होगा। इतनी गर्मी में भी हम लोगों के बीच आदरणीय नेता श्री राजनाथ सिंह जी उपस्थित हैं। इस बात के लिए मैं अपनी ओर से, एनडीए के समस्त उपस्थित नेताओं की ओर से, आप सभी लोगों की ओर से और काराकाट लोकसभा क्षेत्र की समस्त जनता की ओर से इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इनको कई जगह अभी सभाओं में जाना है, भाषण उन्हीं का होना है। मैं आपके बीच भाषण लंबा नहीं दूंगा, समय की कमी है और उसकी आवश्यकता भी बहुत नहीं है। हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आप सब लोगों ने 2014 में एक बार मुझको आशीर्वाद दिया था, एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा को आशीर्वाद दीजिए। आप सब लोगों से यही निवेदन और आग्रह करने के लिए हम आए। उस वक्त आपने आशीर्वाद दिया, हमने ईमानदारी से आपकी सेवा की और उस सेवा का परिणाम भी है। पूरे देश के अलग अलग शहरों में, केंद्रीय विद्यालयों में, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय से संबंधित विभाग का मंत्री बनने का मुझको अवसर मिला। अपेक्षा लोगों की थी कि उनके बच्चों का नामांकन केंद्रीय विद्यालयों में हम कराएं। भाइयों और मित्रों, उस वक्त 3-4 साल में कोई 25-50 नहीं, बल्कि अपने काराकाट लोकसभा क्षेत्र के 7-8 हजार बच्चों का देश के अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों में हमने नामांकन कराने का काम किया। हमने ड्यूटी की उस समय, अपने लोकसभा क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय खोला भी। उसके अतिरिक्त और भी डालमिया नगर में रेल कारखाना लगाने का पुराना प्रस्ताव था। हमने उस प्रस्ताव के अनुकूल रेल का कारखाना लगे, इस बात के लिए कोशिश शुरू की। पता चला कि कारखाना का निर्माण काम हो, इसके पहले कई तरह की बाधाएं हैं, उन बाधाओं को दूर करना पड़ेगा। उन बाधाओं को दूर करने की कोशिश हमने की। धीरे धीरे तमाम बाधाओं को हमने दूर कर दिया उस समय, लेकिन तब तक 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। उसके बाद अब हमने जानकारी ली है तो जहां हम उस मामले को छोड़ कर आए थे, वही का वही मामला पड़ा हुआ है। इन 5 वर्षों में उसमें कोई प्रगति नहीं हुई। इसका अर्थ जहां तक हम समझ पा रहे हैं, भाइयों और मित्रों, वहां रेल का कारखाना लगे, इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए वहां की जगह 5 साल में कुछ नहीं हुआ। मतलब कि उपेंद्र कुशवाहा का ही वह जगह इंतजार कर रही है कि उपेंद्र कुशवाहा आएगा तो वहां काम आगे बढ़ेगा। हम आपसे कहना चाहते हैं, हमने भी प्रण किया, जितना काम उस समय हमसे बना हमने किया, उसी में यह रेल का कारखाना भी है, जिसकी प्रगति उस समय एक सीमा तक हुई। इस बार आपका आशीर्वाद मिला तो न सिर्फ रेल का कारखाना बनना शुरू होगा, बल्कि पूरा भी होगा। और हमने कई बार कहा है, हम यहाँ भी आपसे कहना चाहते हैं, आपके माध्यम से पूरे लोकसभा क्षेत्र के लोगों को हम कहना चाहते हैं, रेल का कारखाना डालमिया नगर में अगर नहीं बना तो 2029 में उपेंद्र कुशवाहा वोट मांगने नहीं आए। हमने ठाना है करने किया और हम जानते हैं, क्योंकि हमने पहले उस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। क्या क्या उसमें हो सकता है, क्या करना है, उसको इसलिए मुझको पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से वह काम होगा। हम आप सब लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहते हैं। इस बार मौका इतना अनुकूल है। दिल्ली में
जिस तरह से प्रत्येक दिन पूरब में सूरज का उगना निश्चित है, वैसे ही दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री तीसरी बार बनना निश्चित है। दिल्ली में एनडीए की सरकार, पटना में एनडीए की सरकार है और रहेगी। एनडीए के प्रतिनिधि के रूप में आप सब लोगों ने उपेंद्र कुशवाहा को आशीर्वाद दिया, तब देखिएगा कि विकास का कितना काम अपने लोकसभा क्षेत्र में होता है। हम आप सब लोगों से ही आग्रह करना चाहते हैं, इस मौका का लाभ उठाना चाहिए। ऐसा मौका पता नहीं भविष्य में कब काराकाट लोकसभा क्षेत्र के सामने आएगा। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है, यदि चाहते हैं कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र का विकास तेज गति से आगे बढ़े, तो सब लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग गैस सिलेंडर छाप के सामने के बटन को दबाइए और उपेंद्र कुशवाहा को एक बार आशीर्वाद देने का काम कीजिए। उपेंद्र कुशवाहा को आशीर्वाद देने का, गैस सिलेंडर छाप के सामने के बटन को दबाने का मतलब आदरणीय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर बैठाना भी। जैसे जैसे 1 जून को गैस सिलेंडर छाप पर आप सब लोग बटन दबाएंगे, वैसे वैसे दिल्ली में श्री नरेंद्र मोदी जी की ताकत बढ़ते जाएगी। लेकिन सिर्फ उन्हीं की ताकत नहीं बढ़ेगी, उनकी ताकत के साथ साथ श्री नीतीश कुमार जी की ताकत भी बढ़ेगी, श्री चिराग पासवान जी की ताकत भी बढ़ेगी, जितन मांझी जी की ताकत भी बढ़ेगी और आपका सिपाही उपेंद्र कुशवाहा की भी ताकत बढ़ेगी। और इसी ताकत का इस्तेमाल करके हम आपकी भरपूर सेवा करेंगे। इसलिए आप सब लोगों से बार बार आग्रह है, एक बार फिर से आशीर्वाद दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं कि इतनी गर्मी में भी आप सब लोगों ने यहाँ उपस्थिति दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हम सभी को अमन चैन के साथ जिंदगी देने वाले, भारत के सुरक्षा प्रहरी और दुश्मन देशों को मुंहतोड़ जवाब देने वाले भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि सभा को संबोधित करें। बोलिए, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बोल लेते हैं उसको, वो ज्यादा दुरुस्त है। अब इसमें भी आ गई आवाज। देखिए, आवाज वाले को देखते ही आवाज आ गई। क्या हाल है? आप लोग मजे में ठीक ठाक हुआ कि नहीं? सब लोग मजे में चकाचक बाय ना? अरे हम दिल्ली में चाहे जितना रह जाए, लेकिन अपन भोजपुरी भाषा कबो भुलाए नहीं सकी तमानी। हमारे यहाँ के प्रत्याशी और राज्य और केंद्र सरकार के पूर्व मंत्री श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, भारत सरकार के पूर्व मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी, श्री राजेश्वर राज जी पूर्व विधायक, श्री राजेश्वर चौरसिया जी पूर्व विधायक, श्रीमती निवेदिता सिंह सदस्य विधान परिषद, श्री आलोक कुमार सिंह, श्री कपिल कुमार जिलाध्यक्ष रालोमो रोहतास, अजय कुशवाहा जिलाध्यक्ष जदयू, श्री अखिलेश सिंह राष्ट्रीय सचिव रालोमो, श्री चितरंजन सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष रालोमो, श्रीमती अरुणा देवी नेत्री जनता दल यू, मनीष सिंह भाजपा नेता, रेशमा पटेल जिला पार्षद, सुनील सिंह, श्री गया सिंह, श्री मदन प्रसाद वैश्य, श्री विजय सिंह, श्री रिंकू सिंह जनता दल यू नेता, ओम प्रकाश सेतु प्रवक्ता जदयू, सत्येंद्र सिंह जनता दल यू, राम कुमार शर्मा, आनंद गुप्ता और यहां मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, शायद इस स्थान पर पहली बार किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप लोगों के सामने मैं मौजूद हूं। इसके पहले तो कभी नहीं आया हूं ना? आए हैं इसी मैदान में? नहीं, दूसरे मैदान में आए। हाँ, मैं जल्दी भूलता नहीं हूं। अरे लंबे समय के बाद आए हैं, फिर भी आप लोगों ने तालियां बजाकर बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है।
स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज मैं यदि आया हूं तो उपेंद्र जी कुशवाहा के लिए। आप यह पूछेंगे उपेंद्र जी कुशवाहा के लिए क्यों आए? क्योंकि हमारे यह एनडीए के सहयोगी हैं, एनडीए के नेता हैं, और जब यह जीत कर भारत की संसद में पहुंचेंगे तो प्रधानमंत्री बनाने का सवाल खड़ा होगा, तो श्री नरेंद्र मोदी को ही भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना पुरजोर समर्थन है। इसलिए मैं यहां पर जिंदाबाद जिंदाबाद। और हमें बात की अच्छी तरह जानीला, चाहे एकदम अनपढ़ कोई बिहार को हो, राजनीतिक दृष्टि से बहुत जागरूक होने दो। गांव में चौपाल पर कौड़ा पर जब बैठ गई हैं तो केवल भारत के राजनीति की बात न करी है, देश विदेश तक का राजनीति की बात करी है। यह हाल है बिहार का, हम अच्छी तरह जानते और जागरूक हैं। लंबे समय तक आपने देखा है कि बिहार में आरजेडी पार्टी, वैसे आरजेडी की हवा निकलती जा रही है, लेकिन अब कांग्रेस के साथ इन लोगों ने गठबंधन बना लिया है। मैं आरजेडी के बारे में कोई एक बात मैं कहूंगा कि बहनों भाइयों, लालटेन कितनी रोशनी दे? लालटेन तो ज्यादा से ज्यादा एक कमरे में रोशनी दे सकता है, इससे ज्यादा लालटेन की ताकत नहीं है। लेकिन लालटेन की हालत ये हो गई है कि लालटेन का तेल अब समाप्त हो रहा है, और आज घरे में दिखले हुआ तो लोगन कि जब लालटेन का तेल जब खत्म होए लगा तो बत्तियां भभके नहीं लगे। पुरान लोग जब ऐसा मालूम हो लालटेन नया लड़का न जाना थे, जब भभके लगा मान ला बुझाए वाली और का तेल खत्म। यह हाल बहनों भाइयों, भारत को दुनिया में जो ऊंचाई हासिल कर लेनी चाहिए थी, भारत का कद जितना बड़ा होना चाहिए था दुनिया में, 52 वर्ष तक हुकूमत करने के बाद भी भारत का कद उतना ऊंचा नहीं हो पाया। आप यहां के लोग जो विदेशों में रहते होंगे, आप उनसे पूछिएगा 10 साल पहले भारत के बारे में दुनिया के देशों में क्या धारणा थी और आज दुनिया के देशों में भारत के प्रति क्या धारणा है। पहले दुनिया के मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत यदि बोलता था तो भारत की बातों को लोग गंभीरता पूर्वक नहीं लेते थे, कहते थे भारत ये तो कमजोर भारत है, गरीब भारत। क्या हम इसकी बात सुनी? बहनों भाइयों, हालात बदल गए हैं। आज भारत यदि दुनिया के मंचों पर बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है। दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। जहां तक भी महंगाई का प्रश्न है, हमारे पास आंकड़े हैं, मैं आंकड़े दे सकता हूं। दुनिया में सभी देशों में सबसे कम महंगाई यदि कहीं पर है तो भारत में। कोई हमसे प्रमाण मांगेगा तो मैं प्रमाण देने को तैयार हूं। मैंने तैयार कराया है और इसको लेकर मैं चल रहा हूं। मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहूंगा कि आप इसे जरूर नोट कर लें। महंगाई का यहां तक सवाल है, भारत की खाद्य महंगाई सबसे कम है, 2.91%। अमेरिका में 7.7%, फ्रांस में 19%, ऑस्ट्रेलिया में 8.5%, पाकिस्तान में 48% महंगाई है, ब्रिटेन 19%, जर्मनी 8% और जापान 8.5%।
और श्रीलंका में 21%। बताओ, सबसे कम 2.91 माने 3% से भी नीचे महंगाई दुनिया में कौनो देश में है, तो हमारे और आपके देश इस भारत में है मेरे बहनों। और मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं से, यदि आप हमारी बात को काट सकते हो तो काट दीजिए। हमारी गलती होगी तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा, क्योंकि बहनों भाइयों, जिंदगी में हमने राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डाल कर राजनीति। हमारी पार्टी भी, हमारा एनडीए भी। आपको याद दिलाना चाहता हूं, जो हम लोगों ने कहा था वो करके दिखा। अपने घोषणा पत्र में हम लोगों ने कहा था हम आएंगे, धारा 370 समाप्त करेंगे, जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा होगा जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा होगा। और आपने देखा हमारे एनडीए ने, सबने समर्थन करके बहनों भाइयों धारा 370 को समाप्त कर दिया, और आज जम्मू कश्मीर का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। हम लोग बराबर अपने घोषणा पत्र में कहते आ रहे थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। तो लोग ये कहते थे, हाँ रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन बहनों भाइयों, आपने देखा कि 22 जनवरी को हमारे प्रधानमंत्री ने धर्माचार्यों के मार्गदर्शन में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। अयोध्या में भव्य राम का मंदिर बन गया है मेरे बहनों। और मेरी बात आप सुन लीजिए, रामलला अपनी कुटिया से, अपनी झोपड़ी से निकलकर अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। भारत में राम राज्य का आगाज होकर रहेगा। मैं दावे करता हूं। लोग कहते हैं कि राम राज्य कैसे आ जाएगा, राम राज्य किसे कहते हैं। मैं कहता हूं जिस दिन लोगों को अपने कर्तव्य का बोध हो जाएगा कि हमारी जिम्मेदारी परिवार के प्रति, समाज के प्रति और देश के प्रति क्या बनती है, जिस दिन इसका बोध, जिस दिन इसका ज्ञान हो जाएगा, उसी दिन मैं मान लूंगा कि भारत में राम राज्य आ गया। कैकेयी के अंदर यह कर्तव्य बोध नहीं था, कैकेयी के अंदर अधिकार बोध था। हमारा पुत्र ही गद्दी पर बैठा है। इसी कारण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास लेना सहना पड़ा था। यह काम कहा था, हम लोगों ने करके दिखा दिया। बहुत सारी ऐसी चीज। अब 3 तलाक को हमने समाप्त कर दिया तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान के भी नफरत पैदा करती है। बहनों भाइयों, हिंदू मुसलमान के प्रति नफरत पैदा करने का सवाल ही नहीं खड़ा। जो भी भारत का नागरिक है, हिंदू होगा, मुसलमान होगा, ईसाई होगा, यहूदी होगा, जो भी भारत का नागरिक है, हम सब एक परिवार के तरफ से हम ऐसा मानते हैं। लेकिन हम राजनीति धर्म की नहीं करते, तुष्टीकरण की नहीं करते, हम इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करते। मां, बहन, बेटी किसी भी जात की हो, किसी भी धर्म की मानने वाली हो, चाहे वह ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे यहूदी हो, चाहे हिंदू हो। बहन भाइयों, हम एनडीए के लोगों के लिए वो मां, बहन, बेटी हमारी भी मां, बहन, बेटी है। हम लोग ये मानकर चलते। कोई ये कहे कि आप 3 तलाक आपने समाप्त कर दिया, दूसरे धर्म का मामला। बहन भाइयों, हम लोगों ने इसकी चिंता नहीं की। क्या आरोप लगेगा? कैसे हम किसी को इजाजत दे सकते हैं? क्या आप किसी महिला से शादी करें और 10 दिन के बाद 3 बार तलाक 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 बोलकर उसको छुट्टी कर दें, उससे रिश्ता तोड़ दें? कैसे कोई इंसान इसे बर्दाश्त कर सकता? और बहन भाइयों, लोगों ने कहा था वोट बैंक प्रभावित होगा। मैंने कहा कि हम लोग केवल वोट की राजनीति नहीं करते,
हम केवल सरकार बनाने की राजनीति नहीं करते, हम देश बनाने की राजनीति करते हैं, समाज बनाने की राजनीति करते हैं। इसलिए हम लोगों ने समाप्त कर दिया, जो कहा सो किया। गरीबी का जहां तक सवाल है, सब बात छोड़िए, ईमानदारी से आप बताइए। आज यदि 5 किलो मुफ्त राशन लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ईमानदारी से बोलिए, हमसे छिपैया मत, हम गांव का रहे वाला ही खुल जाने। एक घर में यदि 4 लोग हों तो चारों लोग 5-5 किलो लेना। सही बात हो कि नहीं? सही बात है ना? जब पूरा खाए नहीं पहुंचता तो ले जाके कुछ बेच भी दे दे कुछ। बहनों भाइयों, कभी भी नहीं हो सकता, ना कभी हुआ और न भविष्य में कभी होगा। यह काम 56 इंच चौड़े के सीने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकता है बहनों भाइयों, और कोई दूसरा नहीं कर सकता। देखिए क्या ताकत है आज भारत की। रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है, आप लोगों को जानकारी है? कितने लोगों को जानकारी है? रूस और यूक्रेन के बीच में वर्षों से लड़ाई चल रही है। बराबर रूस की तरफ से बम, गोले, तोप, मिसाइलें चल रही, यूक्रेन की तरफ से बम, तोप, गोले, मिसाइलें चल रही। यूक्रेन में हमारे लगभग हजारों बच्चे, भारत के रहने वाले बच्चे, वहां पर कोई डॉक्टरी पढ़ रहा था, कोई इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, कोई मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था। उनके माता पिता जो भारत में रहते थे, उन्हें इस बात की चिंता हुई, ये बराबर मिसाइल, बम, तोप और गोले चल रहे हैं, क्या होगा हमारे बच्चों का? यदि एक भी मिसाइल जहां हमारे बच्चे रहते हैं वहां गिर गई, हमारे बच्चों की जिंदगी नहीं बचेगी। आंखों में आंसू लेकर उनके माता पिता जो भारत में रहते थे, हमारे प्रधानमंत्री से मिले और कहा कि मोदी जी, चाहे जैसे भी हो, जो करना पड़े, हमारे बच्चों को यूक्रेन से आप बाहर निकालकर भारत ले आइए। बहनों भाइयों, मैं साक्षी हूं, प्रधानमंत्री ने क्षण भर की देर नहीं लगाई, टेलीफोन उठाया, रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की और यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की। और आपको जानकर खुशी होगी, 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और 22,000 बच्चे हमारे यूक्रेन से चलकर आए। यह है भारत की ताकत। क्या कभी आपने कल्पना की थी यह दिन भी हमको देखने को मिलेगा? एक से एक काम। अभी उपेंद्र कुशवाहा जी, राधा मोहन सिंह जी बता रहे थे कि गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है। आप बहनों भाइयों, हम ऐसा नहीं मानते कि आपके ऊपर कोई एहसान किया। आपको यदि पक्का घर दिया है तो एहसान नहीं किया, शौचालय बनवाया है तो एहसान नहीं किया। हम भले ही सत्ता में, हम शासक के रूप में काम नहीं करते हैं, बल्कि हम एक सेवक के रूप में काम करते हैं। मेरे बहनों भाइयों, ये हमारा फर्ज था, हमारी जिम्मेदारी। दूसरी राजनीतिक पार्टियां तो बराबर शासक के रूप में जब सत्ता सिंहासन पर बैठ जाती हैं, तो ताकत का, सत्ता में बैठने का एक अहंकार उनके मन के अंदर पैदा होता है। बहुत सारे ऐसे काम। अभी गैस सिलेंडर की बात कर रहे थे। अच्छा किया उपेंद्र जी ने गैस सिलेंडर पहले से ही अपना चुनाव चिन्ह बना दिया। गैस सिलेंडर तो बाद में बनना शुरू हुआ, आपका चुनाव चिन्ह पहले का है। बताइए, ये जानते थे कि मोदी जी आएंगे, गैस सिलेंडर बांटेंगे, इसलिए पहले से गैस सिलेंडर अपना बना लिया। अब 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। और देखिए, पहले तो गरीब लोगों की बात थी, लेकिन आज मैं यहां कहने के लिए आया हूं, चाहे किसी जाति का कोई हो, किसी धर्म का हो, यदि 70 साल से ऊपर की उसकी उम्र हो गई है, तो उसका 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जाएगा। चाहे आपके घर में दादा, दादी, पिता, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग जो 70 साल की उम्र के होंगे, किसी जाति के होंगे, चाहे उनकी आमदनी जो भी होगी, उनका मुफ्त इलाज किया जाएगा। और जून के अंतिम सप्ताह में ही यह आदेश जारी करनी है।
हम लोग लंबा समय नहीं लेते। अब मैं नहीं जानता, हो सकता है हमारी पहली कैबिनेट में प्रधानमंत्री जी फैसला ले रहे, लेकिन ये होकर रहेगा। छोटी छोटी चीजों की तरफ हमारा ध्यान दिया। अब जब कोरोना की बात मैं करूं, यह बताइए ईमानदारी से, कोरोना का टीका जितने लोग आप बैठे हैं सबको कम से कम 2-2 डोज तो जरूर लगा होगा, पक्का। किसी को 3 डोज भी लगा है। यदि लगा हो तब तो ताली बजाइए, न लगा हो तो मत बजाइए। पिछवा बैठल हुआ कुछ लोगों का वह नहीं लगा कहा उधर नो किनारे तो कौन उनका चुप्पी साथ घर में लगा थे कहा। और बहनों भाइयों, जिस समय कोरोना का संकट आया था उसमें हमारे यहां टीका बनता नहीं था, वैक्सीन बनती नहीं। प्रधानमंत्री ने हमारे वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई की और कहा कि जितना पैसा लगेगा हम देंगे, आप आगे बढ़ो, कोरोना का टीका बनाओ। और वैज्ञानिकों ने करिश्मा कर दिया बहनों भाइयों, कोरोना का टीका बनाया। भारत में 140 करोड़ लोगों को कम से कम 2 डोज का टीका लगा है और दुनिया के 110 देशों में हम लोगों ने कोरोना के वैक्सीन, कोरोना के टीका को मुहैया कराया है। यह है आपका भारत, यह है आपका भारत। मैं ही नहीं, एक पाकिस्तान के हैं सांसद फजलुर रहमान पाकिस्तान की संसद में बोलते हुए उन्होंने यह कहा, क्या है पाकिस्तानियों सुनो, भारत विश्व की महाशक्ति बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान अपने को बर्बादियों से बचाने के लिए दुनिया के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगे। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह पाकिस्तान के सांसद ने कहा है। और पाकिस्तान के एक पूर्व मंत्री जो पाकिस्तान बराबर हमारे देश में आतंकवादियों को भेजकर लोगों की हत्या करा, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं रह गई, कलेजा नहीं रह गया बहनों भाइयों, क्या कोई पाकिस्तान आतंकवादी भेज दे और यहां से मार के चला जाए। आज भारत की ताकत यह है बहनों भाइयों, हम सीमा के इस पार भी मार सकते हैं, जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर मार सकते हैं। तमाशा बना दिया है। इसलिए मैं कहने रहा हूं कि आप सबका समर्थन मिलना चाहिए। जाति पात पंथ धर्म इस सब बच जाइए। राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं होती है, राजनीति देश बनाने के लिए। ब्याह शादी रिश्ते यह तो जात के आधार पर होते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, यदि होती है कहीं कोई दूसरी जगह भी कर ले तो अलग की बात है, उसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन राजनीति में देश का सवाल है, देश के मान सम्मान स्वाभिमान का सवाल है। और स्वाभिमान किसी भी मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती, सबसे स्ट्रांग फीलिंग, सबसे बलवती भावना भी कोई इंसान की होती है तो स्वाभिमान की भावना होती है। आप सड़क पर जा रहे हो, कोई आपको गाली दे दे, आप भले ही उससे लड़ने लायक ना हो लेकिन पत्थर उठा के एक बार उसको मार ही दे, यह होती है स्वाभिमान की भावना। चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस, अशफाकुल्ला खां की 31 साल की जवानी थी। मां कहती थी, बेटा अशफाकुल्ला शादी कर लो। बराबर मां की बात को अशफाकुल्ला टाल देता। अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में फांसी की सजा हो गई और अशफाकुल्ला को जब फांसी के तख्त पर ले जाया गया तो मजिस्ट्रेट ने पूछा, बोलो अशफाकुल्ला, तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है? जो भी तुम्हारी अंतिम मुराद होगी यह संदेश तुम्हारी मां तक पहुंचा दिया जाए। बहादुर राष्ट्रीय स्वाभिमान का धनी अशफाकुल्ला खान ने फांसी के तख्त से मुस्कुराते हुए कहा, क्या मजिस्ट्रेट, जाकर मेरी मां तक यह संदेश पहुंचा दे कि तुम्हारा बेटा
आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहा है, तुम्हारी मुराद पूरी करने जा रहा है। मजिस्ट्रेट ने पूछा, कहां है वह लड़की जिसे तुम फांसी के तख्त पर खड़े होकर शादी रचाने जा रहे हो? जानते हैं स्वाभिमानी अशफाकुल्लाह खान ने क्या कहा था? ऐ मजिस्ट्रेट, क्या तुम अंधे हो गए हो? तुझे दिखाई नहीं देता? देखो मेरे आंखों के सामने ये फांसी का फंदा है, यही वो हमारी महबूबा है जिसे आज मैं गले से लगाने जा रहा हूं, जिसके साथ मैं शादी रचाने जा रहा हूं। तब यह भारत आजाद हुआ है। चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, सब, खुदीराम बोस। राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना बड़ी प्रबल होती है मेरे बहनों। सीमा पे जाइए, आपके घर के बच्चे होंगे, जब दुश्मन गोली चलाता है तो वो नहीं देखते हैं कि हमारी जिंदगी रहेगी कि नहीं रहेगी, सीने का बटन खोलकर मुकाबला करते हैं। अब आपने देखा होगा पहले कांग्रेस के शासनकाल में बराबर आतंकवादी वारदातें होती थी, अब वो समाप्त होती आ रही है। अब शायद एक आध कोई आतंकवादी वारदात हो या हो सकता है हो जाए कभी महीने डेढ़ महीने में, तब सब बंद है। इसलिए मैं कह रहा हूं देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। पहले भाइयों, इधर उधर की बातों में आने की जरूरत नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा को उनके चुनाव चिन्ह गैस के सिलेंडर का बटन दबाइए और भारी मतों से विजय दिलाकर उनको भेजिए। काम जाई चली ठीक ठाक रही ना सब? तो जब ठीक ठाक रही, मैंने आपको कितना बोला भाई, भी कई जगह बोले कि अरे ऐसा बा उपेंद्र कुशवाहा जी के कहा कि मान ला जीत आप लोग जिता दे भाई यहाँ से, तो उनके कहा कि एक बार फिर से मीटिंग बुला लिया, कार्यकर्ता बुला लिया। वो मीटिंग में जब हम आई, वो मीटिंग में जब आई, हम माला लेवे नहीं आई, भूखे लेवे नहीं आई, चदरा पहने नहीं आई। वो मीटिंग में हम आई तो शीश झुका के आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए। ऐसे अब आप लोग जीतने के बाद उपेंद्र जी कबू बुलाइए तो आ जाए, ठीक है? चलो सब